चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। हम आपके लिए हर वीडियो में कुछ न कुछ नया देने का प्रयास करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कर्क लग्न और कर्क लग्न में कौन सा ग्रह कारक होगा, कौन सा ग्रह मारक होगा, कौन सा ग्रह शुभ होगा, कौन सा ग्रह अशुभ होगा, वैवाहिक जीवन, संतान सुख, व्यापार सुख आदि का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले कर्क लग्न को समझते हैं। इससे पूर्व हम आपके साथ एक चर्चा करेंगे। हमने बहुत सारे वीडियो ऐसे दिए हैं जो मनुष्य के जीवन का वास्तविक सत्य यथार्थ है। वो क्या है? पत्नी का सुख। अब आप उस पर कोई टिप्पणी करें, वो आपकी इच्छा है। जैसे एक बच्चे को अपने माँ के स्तनों में क्षुधा की शांति का युग्म दिखता है, उसी प्रकार उसी बच्चे के स्तनों को कोई युवा पुरुष अपने भोग भाव से देखता है। दूसरा उदाहरण ऐसे ले लीजिए, जैसे गाय के थनों में दूध है। अब ग्वाला, गोपालक, जो गाय का स्वामी है, वो दूध निकालता है और वहीं साथ में उसके आसपास चिपटे हुए चिंचड़ केवल मांस और लहू के भूखे होते हैं। ऐसे में आपका नजरिया ही अगर वासना युक्त है, आप उस विषय को ही देख रहे हैं, तो ये आपकी इच्छा है। मैंने तो सिर्फ आपको सावधान करने के लिए, सजग करने के लिए विषय दिया है। क्या? जैसे हमने बताया कि किसी व्यक्ति के कुंडली में वासना और काम भाव वाले ग्रह यदि ऐसे होंगे, तो उस व्यक्ति में काम भाव ज्यादा होगा, उसमें वासना ज्यादा होगी, इत्यादि विषय हमने खुल करके कहे हैं। तो उसी के ऊपर कुछ हमारे दर्शकों ने अपनी टिप्पणियां दी हैं, जो कि अत्यंत अभद्र है। और एक बात बता दूं, मैं गृहस्थ साधक हूं, मेरे बच्चे भी हैं, पत्नी बहुत सुंदर है, और हम आज से नहीं 35 वर्षों से जन्म कुंडली के इन रहस्यों का जो रहस्योद्घाटन करते आए हैं। कोई नई चीज नहीं है जो हम आपको किताबी ज्ञान दे करके कुछ बता रहे हो। हम वो एक्सपीरियंस लेकर के आपको दे रहे हैं जो हमने इन 35 वर्षों में कमाया है। आपको आमने सामने बैठ के अगर बातचीत करनी है, तो बेशक कभी भी आपके शहर में जब आऊं, तो आप मुझसे इस विषय को लेकर के शास्त्रार्थ कर सकते हैं। तो मैं उन भाई बहनों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप कृपया ऐसी अभद्र टिप्पणियां मत दें, क्योंकि मैं केवल ज्योतिष के अनसुलझे रहस्यों के बारे में आपसे कुछ कहता हूं, ना कि काम, भोग, वासना मेरा लक्ष्य है। तो आप लोग अपनी टिप्पणियों में बिल्कुल सावधानी रख करके टिप्पणियां दीजिए, नहीं तो आपको चैनल से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है? ये विषय सिर्फ हमारे उन ज्योतिष प्रेमियों के लिए है जो ज्योतिष रहस्यों को जानना चाहते हैं। तो चलिए, ये तो रही हमारी बात। अब चलते हैं, कर्क लग्न को समझते हैं। कर्क लग्न का स्वामी होगा चंद्रमा, द्वितीय द्वितीय भाव का स्वामी होगा सूर्य, तृतीय भाव का स्वामी होगा बुध। इस प्रकार से 12 भावों के स्वामी आपके जन्म कुंडली में होते ही हैं। तो कर्क लग्न वालों का जो चंद्रमा होगा, हमेशा याद रखिए, जो जन्म लग्न का स्वामी होता है वो सदैव प्रतिफल अच्छा ही देता है। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए अतिशय लाभदायक होगा, बशर्ते वो नीच का ना हो। नीच का चंद्रमा कब होता है? पहली बात तो वृश्चिक लग्न में चंद्रमा नीच का होता है। ठीक है? और वह भी 3 डिग्रियों का। चलिए, वृष में उच्च का होता है, परंतु चंद्रमा को अष्टमी शुक्ल पक्ष की से लेकर अष्टमी कृष्ण पक्ष की तक शुभ प्रभाव में माना जाता है।
कहीं कहीं 10वीं से ले लिया जाता है, कहीं कहीं एकादशी से। लेकिन कुछ लोगों का मानता है कि छठी से छठी तक चंद्रमा बलवान होता है और छठी से छठी तक चंद्रमा निर्बल हो जाता है। फिलहाल मैं आपको ये कहूंगा, चंद्रमा अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रबल होता है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक यह बलवान माना जाता है। तो यदि जन्म कुंडली में कर्क लग्न वालों के लिए चंद्रमा का फल देखा जाए तो सूर्य से जितनी दूर चंद्रमा होगा, ऐसे जातक को सौंदर्य, प्रियता, ऐसा जातक गोल चेहरे वाला, रंग सुंदर, आभा लिए हुए, मधु स्मित मुस्कान लिए हुए, ऐसा व्यक्ति चंचल घुमक्कड़ प्रकृति का होता है और चंद्रमा इसको बहुत धन देता है। लेकिन यदि चंद्रमा नीच का हुआ तो रोग, परेशानियां, चेहरे पे मुर्दनी और अभद्रता आदि दे देता है। यहीं पर दूसरे घर का स्वामी सूर्य है। दूसरे घर के स्वामी सूर्य होने की वजह से एक चीज और आपको बताना चाहता हूं मैं, वो ये कि 12वें घर का स्वामी और दूसरे घर का स्वामी पर साहचर्य के अनुसार काम करते हैं। यदि दूसरे घर का स्वामी सूर्य किसी ग्रह के साथ बैठा होगा तो उसके जैसा काम करेगा, परंतु यहां पर सूर्य सर्वाधिक धन इत्यादि देने वाला होगा, मतलब सूर्य धन देगा। लेकिन यदि खराब हुआ तो सूर्य व्यर्थ की वाणी, व्यर्थ की बकवास करने वाला जातक बना देता है और ऐसा व्यक्ति कुछ भी कभी भी बोल सकता है। जब सूर्य खराब होगा तो उग्र स्वभाव का होता है, क्योंकि सूर्य मुख, दूसरा स्थान वाणी का कारक बन जाएगा, तो वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता यदि सूर्य खराब हुआ तो, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों का धन फंस जाता है। ये मेरी अपनी बात है। आगे तीसरे घर में, तीसरे घर में देखिए तो द्वादशेश और तृतीयेश बुध बन जाता है। अब कर्क राशि वालों के लिए बुध कैसा फल देगा? बुध की स्थिति वैसे सच बताऊं तो द्वादशेश की स्थिति पर निर्भर करेगी, लेकिन यदि बुध किसी ग्रह के साथ बैठ गया होगा तो उसके जैसा आचरण करने वाला बुध हो जाएगा। खराब फल तब देगा जब तीसरे घर में होगा, परंतु तीसरे घर में मित्रों से युक्त करेगा, पराक्रम युक्त बनाएगा। ऐसी अवस्था में द्वादशेश होने के कारण, यानी द्वादश भाव में मिथुन राशि बन रही है, तो द्वादशेश मिथुन राशि का स्वामी होने के कारण अपने मित्रों पर अधिक व्यय के कारण ऐसा व्यक्ति धनहीन हो जाता है, पुरुषार्थहीन हो जाता है। लेकिन यही द्वादशेश बुध यदि पंचम में बैठा हो और बुरे ग्रह द्वादश, अष्टमेश और षष्ठेश की दृष्टि उन पर पड़ती हो तो विपरीत राजयोग बना देता है और लाखों रुपया देने वाला जातक को बन जाता है बुध। इसलिए बुध पर निर्णय लेना सावधानी पूर्वक होगा कर्क लग्न वालों के लिए। पुनः कर्क लग्न वालों के लिए शुक्र क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे, चतुर्थेश बन जाएगा और एक राशि इसकी एकादश भाव से युक्त होगी। एकादशेश होने के कारण शुक्र यहां पर धन तो देगा, लेकिन चूंकि चतुर्थेश है तो मात्र सुख में थोड़ी कमी देगा। माता का स्वास्थ्य बाधित रहेगा, शुगर इत्यादि की प्रॉब्लम माता को रहेगी, लेकिन वाहन, मकान, अच्छे धन से युक्त ऐसा व्यक्ति खुशहाल जीवन जिएगा। अर्थात शुक्र बहुत ज्यादा बुरा फल नहीं देगा, परंतु अच्छा ही फल देगा। पुनः कर्क लग्न वालों के लिए जो मंगल है उसकी स्थिति क्या होगी? मंगल यहां पर कैसा प्रतिफल देगा? राजयोग का फल देगा, क्योंकि मंगल की एक राशि दसम स्थान पर पड़ती है और दूसरी राशि वृश्चिक पंचम स्थान में। तो मंगल ऐसे जातक को राजयोग फल कारक देगा। सरकारी नौकरी, राजकोष में अच्छी अपनी पकड़
और राजनीतिक लोगों के साथ बैठक उठक देने वाला मंगल प्रतिफल अच्छा देगा। यहां पर बृहस्पति को भी हम देख लेते हैं। बृहस्पति की एक राशि षष्ठ स्थान में यानी धनु आ रही है और दूसरी मीन नवम भाव में आ रही है। अब चूंकि बृहस्पति छठे और नवे भाव का है, तो यहां पर यह छठे भाव का फल न दे करके बृहस्पति नवम भाग्य भाव का फल देगा। अर्थात इस स्थिति में कर्क लग्न वालों के लिए बृहस्पति बुरा फल नहीं देगा, भाग्य कारक होगा, धर्मनिष्ठ व्यक्ति होगा कर्क लग्न वाला। हाँ, इसके शत्रु बहुत होते हैं कर्क लग्न वाले के, ईर्ष्यालु बड़े होते हैं, पर बृहस्पति कारक होने के कारण अंततः विजयी बनाता है, विद्वान बनाता है, पढ़ा लिखा योग्य प्रोफेसर बनाता है कर्क लग्न वालों को। यहां पर शनि को देख लेते हैं। शनि सप्तमेश और अष्टमेश, शनि सप्तमेश और अष्टमेश दोनों होने के कारण हानि करेगा। इसलिए यदि शनि सप्तमेश होकर के अष्टम बैठा होगा तो पत्नी, परिवार, कुटुंब के लिए सुख नहीं देगा, यानी जीवन साथी का सुख बड़ा अच्छा नहीं देगा और आपके स्वास्थ्य को बाधित करेगा, दुर्घटनाएं इत्यादि दे सकता है। शनि यहां पर कारक नहीं है, शनि मारक का ही काम करेगा। पुनः हम नवमेश पर चर्चा कर लेते। नवमेश यहां बृहस्पति है। अब यहां पर मंगल के बारे में आपके साथ चर्चा कर चुके हैं, चंद्रमा के बारे में आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। लिहाजा इन लग्न वालों को कर्क लग्न में चंद्रमा कारक है, शुक्र भी शुभ लाभ देगा और यहां पर मंगल राजयोग कारक है, बृहस्पति भी शुभ लाभ देगा। अर्थात कर्क लग्न वालों को ऐसे अपने जन्म कुंडली में देखना चाहिए और अपने उपायों को जो कारक ग्रह हैं उन कारक ग्रहों के रत्न इत्यादि धारण करके अच्छे से करके विकास गति को बढ़ाना चाहिए। वीडियो कैसा लगा? यदि बहुत अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा लगा तो भी कमेंट करेंगे, नहीं अच्छा है तो भी कमेंट करेंगे। हम अपने तरफ से बताने का प्रयास ऐसे जारी रखेंगे। आप लोगों के कमेंट अगर अच्छे आते हैं तो हमें उल्लास मिलता है, नहीं तो थोड़ी हताशा होती है। निराश तो होना ही नहीं, क्योंकि हम एक साधक हैं। साधक की भूमिका में रहने के कारण बिल्कुल सुख दुख की परवाह, भले बुरे की परवाह न करते अपना कर्म कर रहे हैं। आप सब लोग भी कर्मयोगी बने। जन्म कुंडली के बारे में और सारे विषय हम आगे पुनः देते रहेंगे। तो लेते हैं विदाई यहीं पर। आप लोगों से पुनः मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।